बड़ी रणनीति के साथ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑयल रिफाइनरीज को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ट्रंप ने पहले ही इससे जुड़ी बड़ी धमकी दी थी। बड़ी खबर है, तेहरान में तेल रिफाइनरी पर अटैक का एक नया वीडियो सामने आया है। इजराइल अमेरिका के हमलों से चारों तरफ तबाही नजर आई है। ये देखिए तस्वीरें, ये आज का सबसे हाहाकारी वीडियो है। तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी वाहन से ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें दूर दूर तक आग के शोले, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताजा हमलों में। और अब बात बेरूत की करते हैं, जहां पर हमले जारी हैं। इजराइल का विध्वंसक हमला एक बार फिर से यहां पर बमबारी के बाद दक्षिण बेरूत में धमाके। और देखिए दक्षिण इलाका बेरूत का, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। धमाकों के बाद भीषण आग भी यहां पर लगी है। बमबारी हुई है, भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चाहे एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो या दक्षिण इलाके की बात करें, एक के बाद एक धमाके यहां पर किए गए हैं। और देखिए अहम खबर यह है कि कुवैत में अभी भी ईरान के हमले जारी हैं। हमले में 2 अधिकारियों की मौत हुई है। ये खबर अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। कुवैत में जिस तरह से ईरान के हमले हुए उसमें बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि ईरानी हमले में 2 अधिकारियों की भी जान गई है, मौत हुई। और एक और बड़ी ब्रेकिंग, इराक में यूएस ठिकानों पर हमले जारी हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले, 24 यूएस ठिकानों पर हमले का दावा भी किया गया है। तो यहाँ जितने भी यूएस एयरबेस है, नेवी बेस है या एम्बेसी है, वहां पर हमले हुए ही हैं। और बड़ा दावा ये किया गया है कि 24 यूएस ठिकानों पर हमले हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और इराक में यूएस ठिकानों पर हमले की ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, अभी जो ईरान की स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है, जिस तरह से खाड़ी देशों में अभी भी हमले जारी हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो या फिर सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी यह कहा गया था कि अब ईरान ने यह तय किया है कि अगर खाड़ी देशों से हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला तो रुका नहीं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं आपके हिसाब से? देखिए, ईरान में जो हायरकी है उसमें जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, वो पूरा कंट्रोल नहीं करते हैं। सुप्रीम लीडर के अंडर में IRGC और आर्मी आती है। तो पेजेश्कियान जो कि एक मॉडरेट लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने बुरा किया है अपने लोगों पर हमला करके और हम ये नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं कि उसको ग्राउंड पर फॉलो किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ईरान की भी अपनी स्ट्रेटजी है। अब वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता, तो जहाँ पर उनके बेसेस हैं वहाँ पर वो हमला कर रहा है। और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह भी आपने देखा, जैसे बहरान में एक बिल्डिंग पर हमला हुआ है जहाँ पे उनके सैनिक मौजूद थे, या सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, कुवैत में हमला हुआ है। तो वो अमेरिका को अपने तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अभी देखिए जैसे कि दुबई में अमेजोन के सेंटर पर हमला हुआ है। सो वो जो टेक्निकल कंपनी है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है अमेरिका की, उन्होंने वहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया था। सो वो अपने तरीके से इनका नुकसान कर रहा है। और ईरान को भी, इनके भी अपने ग्राउंड पर इन देशों में अपने स्पाइज हैं, जासूस हैं, जहाँ से इनको खबर मिल रही है। जैसे CIA और मोसाद के लोग ईरान में बैठे हुए हैं, तो इनको भी इधर से खबर मिल रही है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, ये जो खाड़ी के देश हैं, इनको ये जैसा भी अभी हुआ है, ये अच्छी तरह रियलाइज़ हो गया है कि अमेरिका को बेस दे करके इन लोगों ने गलती करी है। इनको कोई सुरक्षा नहीं मिली, बल्कि ये वनरेबल हो गए हैं, इनको खतरा और ज़्यादा उससे हो गया है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू से पहले जो थे इनके प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस, ही हैड मेड द स्टेटमेंट इन 95 कि टर्की से हमको ज़्यादा खतरा है, ईरान से ज़्यादा। सो इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल बेसिकली वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। आज अगर ईरान चला जाता है तो नेक्स्ट मेनू पर जो है वो टर्की होगा। सो ये लोग भी
इस समय कोई ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे और अमेरिका को ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, माफी के साथ आपको रोका मैंने, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। ईरान को प्यासा तड़पाने की कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। केश्म द्वीप में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है और हमले से ईरान के 30 गांव में पानी सप्लाई ठप हो गई है। तो ये नई स्ट्रैटेजी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी भी इसको दी है और जिसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। वाटर प्लांट पर हमले का अंजाम बहुत बुरा होगा। तो एक तरफ ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पर रक्षा क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, बुनियादी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी ओर अब वाटर प्लांट पर में भी हमले की बात कही जा रही है। और ईरान के विरुद्ध जल युद्ध क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि एक और परेशानी होने वाली है, अमेरिकी अटैक, असर और मकसद क्या है, ये एक कर आपको बताते हैं। वाटर प्लांट केश्म द्वीप जहां पर अटैक की योजना बनाई गई और फिर हमला किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि 30 गांव में ईरान को दूसरे मोर्चे पर सप्लाई ठप हो गई, पानी मिलना बंद हो गया। मकसद दूसरे मोर्चे पर उलझाना भी है। एक तो पहले ऑयल डिपो पर हमले और फिर ये वाटर प्लांट पर अटैक। बड़ी बात यह कि खारे पानी को मीठा बनाते हैं ये प्लांट जिस पर हमले किए गए हैं योजना के साथ। तेल रिफाइनरी के बाद वाटर प्लांट पर हमले हुए हैं और वाटर प्लांट केश्म द्वीप पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ईरान के खिलाफ यूएस एक्शन का ये दूसरा चरण भी माना जा रहा है, जहां स्ट्रैटेजी के साथ हमले किए जा रहे हैं और खाड़ी देशों के वाटर प्लांट पर हमले हो रहे हैं। और ऐसे में जो खारा पानी है वही बचेगा। अरब में बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है जल संकट, क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलेगा तो खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं और चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अमिताभ सर, इस कदम को कैसे देखेंगे, क्योंकि पहले तो ऑयल डिपो पर हमले हो रहे थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी कि हम इतनी तबाही मचाएंगे कि ईरान परेशान हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर वाटर प्लांट पर भी हमले हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जाएगा और कैसे परेशानी बढ़ सकती है? ईरान में तो जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर अब अटैक होगा। ये सेकंड स्टेज होता है। हमने यूक्रेन में भी देखा है और यहाँ भी देखा है, और दो फौजी मेरे बगल में बैठे हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि पहला अटैक जो होता है उनके डिफेंसेस पे होता है, दूसरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, तीसरे में हम मान लें ग्राउंड इंटरवेंशन होता है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अगर ईरान इस तरह के अटैक करने लगा अरब स्टेट्स पे तो कितना दिक्कत होगा। पूरे सऊदी अरेबिया का पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स से आता है। अगर उन पर अटैक कर दिया गया तो रियाद के बाहर जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसमें माना जाता है कि 7 दिन का पोर्टेबल वाटर वो स्टोर करके रखते हैं। अगर वो उड़ा दिया गया, अगर ईरान उड़ा देता है उसको, तो पूरा रियाद शहर को 10 दिन के अंदर खाली कराना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरा वेस्ट एशिया इससे वल्नरेबल हो जाएगा। तेल के डिपो तो तबाह हो ही रहे हैं, उनके रिफाइनरी पर अटैक हो ही रहे हैं, लेकिन ये नया वाटर वॉर शुरू होगा जो इस समय पूरा वेस्ट एशिया इसकी जद में आ जाएगा। और यही नहीं, जितने भी इनके गैस प्लांट हैं या ऑयल रिफाइनरी प्लांट हैं या जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एयर कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर एयर कंडीशनिंग इस पूरे रीजन में बंद हो जाए तो इमेजिन कीजिए क्या होगा, गर्मी से इनका बुरा हाल हो जाएगा। यानी यहाँ की रियाया भी इनके खिलाफ आ सकती है, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान में होगा। तो पूरे अभी वॉर का फ्रंट खुलना बाकी है और आगे और भी इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी आशंका है। आखिर दुनिया जा किस तरफ रही है? मिडिल ईस्ट में मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष झा। देखिए, वो भी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व में दरअसल बहुत बड़े जल संकट का खतरा पैदा हो गया है। वाटर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है ईरान, और इसी बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी हमले का जवाब देने की तैयारी में है ईरान। अरब देशों के वाटर प्लांट पर हमले हो सकते हैं। यह खबर बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं। तो ईरान अमेरिका से बदला लेगा। मिडिल ईस्ट बूंद बूंद को तरसेगा अगर वाकई इस तरह के आक्रमण शुरू हो गए तो। कुवैत की अगर बात की जाए तो प्लांट से 90% पानी निकलता है
और ये टारगेट पर है। ओमान की बात करें तो इसी तरह के वाटर प्लांट से 86% पानी की सप्लाई होती है। सऊदी अरब के प्लांट से 70% पानी सप्लाई होता है। बहरीन की बात करें तो 90% पानी की सप्लाई इन प्लांट से होती है। यूएई में भी 50% पानी इन्हीं प्लांट्स के जरिए सप्लाई होता है। मनीष झा हमारे सहयोगी मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? पहले ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देख रहे हैं, और अब वाटर प्लांट्स की बारी। अगर ईरान ने खाड़ी देशों के वाटर प्लांट्स पर हमले शुरू कर दिए तो इसका कितना बड़ा और व्यापक असर आप देख रहे हैं? बिल्कुल समीर, मुझे लगता है कि शुरुआत तो अमेरिका ने यह सोचकर की होगी कि हम तो अटैक करेंगे, लेकिन जब ईरान अटैक करेगा तो उस वक्त हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक लेंगे, और यहाँ पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर चाहे वो वाटर प्लांट हो या फिर खाड़ी देशों में मौजूद ऑयल रिफाइनरी हो, उन पर हम हमले करने से रोक लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए, जंग में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है कि आप हर कुछ को कंट्रोल कर लें। आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में तमाम कोशिशों के बावजूद हकीकत यह है कि रूस के एयरबेस भी सुरक्षित नहीं थे, उन पर अटैक हुआ, उनके ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ, और इस अलग अलग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, बल्कि क्रेमलिन पर भी अटैक हो गया। क्रेमलिन के बाद तो के पास तो कमी नहीं थी एयर डिफेंस सिस्टम की। यही बात यहाँ खाड़ी देशों में होगी। देखिए, कल सबसे अच्छा दिन था जब ईरान के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि हम अब पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेंगे अगर वहां की जमीन का इस्तेमाल, अमेरिकन बेस का इस्तेमाल ना होगा तो। लेकिन ट्रंप ने इसको उल्टा टर्न दे दिया कि देखो जी वो खाड़ी देशों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर इस युद्ध को हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें ईरान से हर वक्त ये जंग जीत कर रखनी है। लेकिन मुझे याद है, देखिए, जिस रीजन में हूं और पिछले 2.5-3 साल का जो मैंने जंग देखा है, इजराइल और गाजा की जंग याद करिए आप। छोटा सा गाजा, इजराइल ने पूरी ताकत से बमबारी की, तो भी 2 साल बाद फाइनली बातचीत करके ही आपको बंधकों को रिहा करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में पूरे मिडिल ईस्ट में आपको हजारों नहीं लाखों एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होगा ईरान के एक एक ड्रोन को रोकने के लिए। मसला केवल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, 10-20 ड्रोन लगातार हर सेकंड भेजते जाएगा अगर ईरान, तब आप क्या करेंगे? तो ये अमेरिका की नासमझी कहें या अमेरिका के अति आत्मविश्वास ने खाड़ी देशों के एक एक व्यक्ति तक ये जंग पहुंचा दी है। और बिल्कुल सही प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि इसका परिणाम ये होगा कि यहाँ की जो आवाम है, जो वैसे भी अमेरिका को पसंद नहीं करती थी, उस आवाम को ये लगेगा कि हमारे राजा, हमारे हुक्मरान और अमेरिका ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र को जो इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तो यहाँ से एक नया खेल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल, और उसका असर भी देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर। ईरान पर तेज हुए हैं यूएस के हमले। एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, दूसरी ओर हमले भी तेज होते दिख रहे हैं। ईरान पर तेज हुए हैं यूएस के हमले। अमेरिका की तरफ से हाल ही में चेतावनी भी दी गई थी और कहा गया था कि आने वाले वक्त में और भी हमले किए जाएंगे। वीडियो में उड़ान भरते फाइटर जेट दिख रहे हैं, यानी कि तैयारी और तेज की गई है। और इस बीच तेहरान में एक और ऑयल डिपो पर हमला हो गया। बमबारी के बाद ऑयल डिपो में लग गई भीषण आग। धमाके के साथ ये आग तेजी से फैलती नजर आ रही है। ये देखिए, हाहाकारी तस्वीर सामने आई है। बमबारी के बाद कैसे ईरान का ये ऑयल डिपो धू धू कर जलता नजर आ रहा है, और जो ऑयल लीकेज होता है उसकी वजह से एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आ जाता है। और ये इस तस्वीर में भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं, एक बड़ा इलाका आग की चपेट में। और वहीं बहरीन में यूएस नेवल बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर ड्रोन अटैक हुआ है और हमले के बाद भीषण आग लगी है। क्योंकि यहां पर यूएस नेवी की 5th फ्लीट है, इस वजह से हमले हो रहे हैं, चाहे मिसाइल अटैक की बात करें, चाहे ड्रोन अटैक की बात करें। और रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से भीषण हमला, जिसके बाद आग लग गई। और वहीं कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में धमाका हुआ। ड्रोन हमले के बाद बिल्डिंग में लग गई आग। ईरानी आत्मघाती ड्रोन अटैक के बाद आग की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके में कई इमारतें मौजूद हैं, लेकिन एक इमारत जिसे ड्रोन ने हिट किया है कैसे धू धू कर जलती नजर आ रही है, और इमारत का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है।
और ब्रिटेन के खिलाफ गुस्से में है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। यूके को एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने से मना कर दिया। जंग जीत ली, मदद की पेशकश का मतलब नहीं है। ब्रिटेन का ये रवैया अमेरिका हमेशा याद रखेगा। आपको याद होगा, देरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई थी और एक और बयान अब सामने आ गया है। तो ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप। नाराज हो गए हैं ब्रिटेन से ही। यूके ने शुरुआत में बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी, बाद में अमेरिका को 2 बेसिस के इस्तेमाल की इजाजत दी गई, कुछ शर्तें भी लगाई गई। यूनाइटेड किंगडम के इस रवैये से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि यूके कभी हमारा महान सहयोगी था, अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने को तैयार हुआ है, लेकिन हमें अब इसकी जरूरत नहीं है और ब्रिटेन ने जो किया है वो हम याद रखेंगे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो जीत के बाद शामिल हों। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन ने देरी की क्यों? वॉर में फंसने से बचने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन। ट्रंप की वजह से अमेरिका से दूरी बढ़ती नजर आ रही है आज की तारीख में। ट्रंप की नीतियों का यूके में भारी गुस्सा भी है। और इसका असर क्या होगा? यूएस यूके के बीच तनाव बढ़ने वाला है, नेटो कमजोर होगा और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाराजगी जताई गई है उसके बाद ब्रिटेन का क्या रुख होगा? पांडे सर, इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले मदद मांगी गई, ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया था कि सबसे पहले समर्थन किया जाएगा अमेरिका का, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रिटेन स्टेप बैक करता है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि हमें घसीटा जा रहा है और फिर देरी हुई और अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि हमें मदद चाहिए ही नहीं। देखिए, ये तलखियाँ जो है अभी शुरू नहीं हुई, लगभग इसको शुरू हुए हो गया 1 माह के ऊपर, क्योंकि जब प्लानिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि क्या ऑफेंसिव करेंगे ईरान के खिलाफ, तो डियो गार्शिया को चाहते थे प्रयोग करना उसका, और उसके लिए उन्होंने अप्रोच किया इंग्लैंड को, और यूके ने साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। और ये स्टालिन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी कि उनके जो बाकी सांसद हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि वो अब वहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व जो है बदलता जा रहा है। तो इसके बाद से दूरियां बढ़ती गई। हालांकि L1 लांसर, जिसको कि बोन कहा जाता है, वो भी अभी फेयरफोर्ड में लैंड किया कल, और वो रात को अटैक भी हुए, आपने हमें देखा। लेकिन ये कहाँ तक रंग लाएगा ये समय बताएगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोल रहे हैं मुझे ज़रूरत नहीं है आपके बेड़ों की, तो भाई आपने कल डिसाइड किया जॉर्ज बुश को भेजने का। जॉर्ज बुश क्यों आ रहा है? आप अगर जॉर्ज बुश की सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो अमेरिका अपने डंडे से सारे देशों को हाँकने की कोशिश कर रहा है, क्या सारे देश अपनी पॉलिसीज ट्रंप से पूछकर तय करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो ये शुरू हुआ है गत वर्ष से, जब उन्होंने कहा कि डिफेंस के ऊपर 5% अपना आप लगाइए, तब से वो दुनिया बढ़ती गई। उसके बाद दूसरा जो उनकी गलती हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड दे दीजिए और मुझको आइसलैंड दे दीजिए। तो ये साफ बताता था, जबकि नाटो कंट्री के बीच में ये संबंध हो रहे हैं, तो ये साफ बताता है कि नाटो कंट्री के बीच में कुछ मतभेद शुरू हो गए। साथ में मजेदार चीज क्या है कि नाटो कंट्री में केवल 3 ही देश हैं जो कि न्यूक्लियर के पास हथियार हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इसके अलावा सब जो है वो न्यूक्लियर वेपन विहीन है। तो ऐसे में वो कामयाब रहे कि एक न्यूक्लियर में उनका दबदबा बना रहे और लोगों को ये भ्रम रहे देशों को कि हम उनका मदद करेंगे। तो ये जो है दूरी अब बढ़ती जा रही है। फ्रांस ने ये डिसाइड किया कि न्यूक्लियर आर्म्स लेंगे। मैं एक और बात जोड़ दूं, वाटर प्लांट के ऊपर जो बात हुई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, 1 मार्च को ये वाटर डिप्लोमेसी या वाटर वॉरफेयर का जो शुरुआत की है वो शुरू की ईरान ने। 1 मार्च को सोरेक जो डीसैलिनेशन प्लांट है इजराइल का, उसको उन्होंने भेजा और 1/5 पॉपुलेशन जो इजराइल की है वो पानी से वंचित हो गई। तो वहाँ से शुरुआत हुई। ऐसा नहीं कि ये जो भाई बात हो रही है कोशम गांव के अंदर जो प्लांट था वो प्रभावित हो रहे हैं, 30 गांव प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से उस इलाके में, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, गल्फ में पानी की बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वो जो गोल्ड और उससे भी ज़्यादा कीमती है हीरा और बाकी जो मिनरल्स हैं। लेकिन ऐसे हालात में आपने जब शुरुआत की है तो प्रत्युत्तर आना था, और निश्चित रूप से दुखद बात है कि डिसैलिनेशन प्लांट को आप टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक मानवीय आधार पर उसकी रिक्वायरमेंट हर आदमी को है। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर हमले होने लगे तो इसका एक बड़ा और व्यापक असर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। इस बीच लेबनान से एक अहम खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग दी है और बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है, और इस वीडियो के जरिए सर्वनाश का संदेश दिया गया है। आईडीएफ के बेस पर अटैक का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। ये वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं। नफ्ताली बेस पर दरअसल 2 दिन पहले हमला हुआ था, और अब इस हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया
ये हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके बताया है। और जेरूसलम में ईरान के हमलों से दहशत फैल रही है। अंडरग्राउंड टनल के अंदर रुकी सैकड़ों गाड़ियां, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान के ड्रोन हमले से बचने की कोशिश करने लगे लोग, और इस दौरान ये देखिए लंबी कतार गाड़ियों की दिखाई दे रही है। दरअसल अंडरग्राउंड टनल के अंदर ये गाड़ियां रुकी जब बमबारी हो रही थी, धमाके हो रहे थे, तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए लोगों ने एक कदम उठाया। जेरूसलम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमले जारी हैं। और वहीं ईरान के इस्फहान में आईडीएफ का मिसाइल अटैक हुआ है। बुजुर्गमहर पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया। ब्लास्ट से पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह हो गई। धमाके के बाद दिखी तेज रोशनी। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक पुलिस स्टेशन को बनाया गया है निशाना। और ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, ईरान के 44 युद्धपोत तबाह किए गए हैं, कोई ईरानी युद्धपोत नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले उनका बयान आया था कि नेवी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है, ईरान के 44 युद्धपोत तबाह किए गए हैं। अब ये भी बयान सामने आया है और चेतावनी की कोई ईरानी युद्धपोत छोड़ेंगे भी नहीं। प्रोफेसर अमिताभ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह दादागिरी आखिर कहां जाकर रुकेगी, और क्या आज की तारीख में जब दुनिया का एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि ये जंग ईरान पर थोपी गई है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। क्या किसी तरह से ट्रंप को रोका जा सकता है? क्या दुनिया जो दबाव बनाने की कोशिश करती हुई आज की तारीख में दिख रही है, वो ट्रंप के इरादों को रोकने के लिए काफी है? देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान जो वॉर हो रहा है वो पूरी तरह से ईरान पर थोपा गया है। इन्होंने जून में बताया ट्रंप साहब ने कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इनके एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ सबको हमने तबाह कर दिया, अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब खोज रहे हैं। ट्रंप साहब को रोक सकता था, पहला जिसने रोका है वो है यूरोप। ग्रीनलैंड के मामले में कहा कि हम दे पुट देयर फुट डाउन कि हम नहीं कर सकते। इन्होंने ये रियलाइज किया कि ये 24 घंटे क्या 24 महीने में यूक्रेन रूस के युद्ध को नहीं रुकवा पाए, वो आज भी चल रहा है। तीसरा जो उनको रोक सकता है वो वेस्ट एशिया या भारत जैसे देश तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक तरह से ब्लैकमेल चल रहा है। सिर्फ उनको रोक सकती है अमेरिका की आवाम, जो इस समय उनके खिलाफ हो गई है। 72% जनता वहां की जो लेटेस्ट पोलिंग हुआ है वो इस ईरान युद्ध के खिलाफ है। लेकिन इस समय बेनियामिन नेतन्याहू ने ट्रंप साहब को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया, एक तरह से मैं कहूं फंसा दिया इस वॉर में, जिनके स्टेक्स अमेरिका के तो कम हैं, इजराइल के बहुत ज़्यादा हैं। और इस चक्रव्यूह से निकलना अमेरिका के लिए एक बहुत दुश्वार होगा। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। 2003 में जब सेकेंड गल्फ वॉर हो रहा था, तब जॉर्ज बुश ने कहा कि हम इसको कैप्चर कर लेंगे, इराक को सद्दाम हुसैन से खत्म कर देंगे। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि मिशन अकम्प्लिश, जबकि फिर भी वहां इराक में यूएस फोर्सेस थी और वो बदस्तूर 10 साल तक वहीं पड़ी रही। दूसरा इंस्टेंस, लीबिया में हिलरी क्लिंटन ने जब नेटो ने इंटरवीन किया, यूएस ने इंटरवीन किया, 7वें महीने उन्होंने कहा खत्म हो गया, हम जीत गए अपना जो जंग था। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। जो 6 वीक बोल रहे हैं ना ट्रंप साहब, आप देखेंगे 6 वीक बाद हम आएंगे और वो बोलेंगे ट्रंप साहब कि अब हमारा मिशन खत्म हुआ, अब हमने ईरान को परास्त कर दिया। ये आने वाला है और उन पर अभी कोई चेक नहीं लगा सकता। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सर, एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया, जहाजों की आवाजाही रुक गई है, तेल और गैस की सप्लाई भी पूरी तरह बाधित। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में लगभग 70 से 80% की कमी देखने को मिली है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैम हो गया है और ईरान ये बता रहा है कि वजह हम नहीं है, एशिया में तेल संकट। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बारूदी माइंस बिछाई हुई हैं, ईरानी तट पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई हैं, तेज हमला करने वाली छोटी नावों को डिप्लॉय किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल शिप का जमावड़ा लगा हुआ है। हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज पर हमला करेंगे, ये ईरान ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है, ये भी जान लीजिए।
दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों का यह मुख्य निर्यात मार्ग है। दुनिया के तेल की लाइफलाइन इसे कहा जाता है। यहां तक कि एलएनजी गैस का यह एक बड़ा रूट है। भारत, चीन, जापान, कोरिया पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर इसी तरह से बंद रहा तो एशिया में तेल और गैस की बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी और आज अभी से महसूस की जाने लगी। बिल्कुल, और इसी को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया। युद्ध के बीच अली लारिजानी ने बड़ा बयान दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया, ये बताया, और बताया कि जैसे युद्ध के हालात बने हुए हैं उस वजह से ब्लॉक हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अब कोई नहीं गुजर सकता है। और मनीष झा हमारे सहयोगी मिडिल ईस्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो हम देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा नहीं बल्कि पड़ने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक है। ईरान कह रहा है कि ये उसकी वजह से नहीं है, अभी जो हालात हैं उसकी वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन राहत मिलेगी कैसे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। कीमत सबको चुकानी पड़। कोई ये मत सोचे कि उनके घर से दूर कहीं जगह तो उसके लिए बस टीवी पर देखने के लिए अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं, बल्कि इसकी कीमत हर घर में दुनिया के कोने कोने में चुकानी पड़ेगी और ये चुकाना होता भी है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो है ये अनाज के रूप में था और इस युद्ध में ये तेल के तौर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा था कि ब्लैक सी से अनाज की आवाजाही खत्म हुई थी और उसकी वजह से अफ्रीका में एक बड़े किस्म की भुखमरी पैदा हो गई थी, खाद्यान्न संकट हो गया था। यहाँ भी वही कुछ देखने मिल रहा है, लेकिन नहीं कि अमेरिका और इजराइल ने इसकी तैयारी नहीं की है, बल्कि यही बहाना है कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल वो बेच सकेगा। कहेगा कि ठीक है, खाड़ी देशों की जगह आप वेनेजुएला से तेल ले लीजिए। अब वो कहेगा कि हमारे पास जो तेल है उसे हम दूसरे रूट से भेजते हैं, तो जो 10 रुपए चीज है वो आपको बिल्कुल ठीक है। मनीष का रुख करेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इससे पहले, क्योंकि लगातार हमलों से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग, दुबई और अबू धाबी में भारतीयों को अलर्ट किया गया है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए अलर्ट, फोटोग्राफी ना करने की सलाह भी दी गई है। तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और ईरानी हमलों की साइट को ना दिखाएं कहा है। सोशल मीडिया पर हमलों वाली जगह ना डालें, यह भी बताया गया है, जिससे कोई भी पैनिक की सिचुएशन ना बने।